हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। और यह प्रश्न 100% आप लोगों के एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और हमेशा से कहते आया हूँ कि ये जो प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ 100% एग्जाम में आएंगे। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इतने से काम चलने वाला नहीं है। एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि जितने प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करना है, क्योंकि हम इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों को देखने चाहते हैं 95%। मतलब अधिकतर लड़कों का 95% आना चाहिए, नहीं 95 तो 90 तो आना ही चाहिए। इससे कम मैं देखना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगा। तो इन्हीं प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करने आप लोगों को है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न में मैं आप लोगों को पहले 20 बताऊंगा, और 20 में से 20 आप लोगों को सही होना चाहिए। पहले हमने टारगेट रखा था कि 20 में से आप 15 कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, 15 कुछ नहीं, 20 में 20 हमको चाहिए अभी, ठीक है। मुझसे पहले ही आप लोगों का आंसर आना चाहिए, सबका कमेंट में पढ़ूंगा। 20 में 20 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आना ही चाहिए। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, बताइए। फ्रांस की क्रांति हुई है, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई है, आपको डेट बताना है। 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1790 में, और यहाँ पे 1790 में। यहाँ पे दो चीज 1790 1790 लिखा गया है, ठीक है। तो एक को आप यहाँ पे, ठीक है, एक 1799 है, यहाँ पे 99 कर देते हैं, ठीक है। आप बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत सिंपल, आप लोगों को तुरंत बता देना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये प्रश्न तो आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा, ठीक है। इतनी बार हमने इस प्रश्न की प्रैक्टिस करा दिया है कि सारे प्रश्नों के तुम रट जाना है। और यही हम चाहते हैं 2022 में, कि सभी बच्चे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आए, ठीक है। और उधर 50 में, कम से कम 50 में 35 या 40, कम से कम उधर आप लोगों का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करके आए, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, बताइए। दूसरा प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी किस सन में। 1882 में, और 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, कि 1886 ईस्वी में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बहुत प्यारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। सिंपल इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत सिंपल प्रश्न है। सरदार पटेल जी हैं कि बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी कि सुभाष चंद्र बोस हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे इनमें से कौन लिखा था, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का ही वो पुस्तक था हिंद स्वराज, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। जितना प्रैक्टिस करना है ना उतना ही प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। इस समय आप लोगों को स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह सब बंद कर देनी है। बस मेरे चैनल से आप लोगों को डेली वीडियो जाएगी, उसको आपको रिवाइज करना है जितना हो सके उतना। चलिए, क्वेश्चन 4 देखिए। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। बताइए, कौन सी मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिक पाई जाती है। मतलब पोटास की मात्रा, कि चूना की, कि फास्फोरस की, इनमें से सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो ये सभी पाई जाती हैं, क्योंकि सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है आप लोगों की, इसमें जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है, और ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे पुनः चक्रीय मतलब ये कोई, मान लीजिए कि आप लोगों का संसाधन है, तो इसको, इससे हमने कोई चीज बनाया, ठीक है, फिर उससे भी कोई चीज में बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब पुनः चक्रीय सर्किल जैसे घूमता रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुनः चक्रीय है। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि देखिए लोहा को किसी भी शेप में डाला जा सकता है। मतलब पुनः देखिए, अगर लोहा से हमने अगर एक पेन बना दिया,
तो चाहूँगा तो पेन जो लोहा का बना है, फिर पेन को उससे हम कुछ और चीज़ बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो पुनः चक्रीय संसाधन होता है लोहा, याद रखिएगा ये प्रश्न ना एग्जाम में हमेशा पूछता है। और आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? बताइए कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती, सीढ़ी नुमा इस तरह सीढ़ीदार खेती की जाती है, किस राज्य में? बताइए, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, हर बार एग्जाम में आता है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत पूछ रहा है। सौर ऊर्जा होगा कि कोयला होगा कि पवन ऊर्जा होगा कि ज्वारीय ऊर्जा होगा? बताइए प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोयला। क्या है? कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग दे भी रहे हो आप लोगों, मुझे मालूम है सबका आंसर सही होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, जिनका नहीं हो रहा है वो प्लीज, अब उनसे यही रिक्वेस्ट है, इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लो जिनको नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। बताइए जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में? बताइए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां हो गया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 बहुत प्यारा प्रश्न है, हर बार आता है एग्जाम में। ऑटो वन बिस्मार्क पूछता है कि ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध था वो किस देश से था? बताइए ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से था कि जर्मनी से कि फ्रांस से कि ब्रिटेन से? बताइए किस देश से था ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध? मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम होना चाहिए कि जर्मनी, किसे? जर्मनी से संबंधित थे ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, चौरी चौरा का हिंसात्मक घटना पूछता है कि चौरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना हुई थी कब हुआ था? बताइए 5 फरवरी 1922 में कि 8 नवंबर 1924 में कि 10 फरवरी 1927 में कि 9 अप्रैल 1930 में? बताइए चौरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना हुआ था किस डेट को हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन सही है, याद रख लीजिएगा इस डेट को, 5 फरवरी और 1922 को यह चौरी चौरा का घटना हुआ था। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है और इस पर आप स्टार बना लो इन प्रश्नों को। ठीक है, मतलब ये 20 प्रश्न जो कराना है ना, 20 प्रश्न आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जो आज की वीडियो में जो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि श्रीलंका में, देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादातर बच्चे इसको आंसर दे नहीं पाते हैं, कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बताइए तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम? तो देखिए श्रीलंका में अगर हम बहुसंख्यक वर्ग की बात करें तो सिंहली है, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप भी दिए होंगे, जितने बच्चे अगर सी पे क्लिक किए होंगे बिल्कुल सही आंसर उनका है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, और देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब कि भारत की बात कर रहा है कि भारत में आप अगर आप कितने वर्ष के रहेंगे तो आप मत दे सकते हो, मतलब तो वोट दे सकते हो। ठीक है, 21 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, और ऑप्शन सी आपका है 25 वर्ष, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम होना चाहिए कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं? काले दस्ताने जो थे और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं? विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की थी, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबका आंसर सही होगा, पूरा का पूरा मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है कि भारत में पंचायती, देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत में किस डेट को पंचायती राज की स्थापना हुई। ठीक है, 1980, 1990, 1992, 2004 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए पंचायती राज की स्थापना हुआ था 1992 में। ठीक है, इस जो डेट है इस डेट को याद रखिएगा 1992, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह ईयर्स जो है वर्ष है, डेट नहीं वर्ष इसको बोलेंगे। तो 1922 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बताइए निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिक दी जाती है। मतलब इसमें से कौन से एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिक दी जाती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल कि श्रीलंका। बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे तानाशाही लोकतंत्र पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह प्रश्न देखिए आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें मार्क लगा लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए यह भी प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है। तो बताना है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की। बताइए क्या होगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 16 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, और यह प्रश्न मैं आपको बताऊं कि हर बार एग्जाम में आते हुए हैं। ठीक है, तो किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हरियाणा। मतलब आप सर ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। बताइए कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, चतुर्थ क्षेत्र को। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी एग्जाम में आने वाले हैं सारे प्रश्न और सभी करके आओगे सही। चलिए देखो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। और कोई दो राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का आंतरिक व्यापार। अगर दो राज्यों के बीच अगर वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको आंतरिक व्यापार कहेंगे। अगर दो देशों के बीच होता है, प्रश्न पूछता है कि दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। लेकिन राज्य की बात किया है तो वहाँ पे आंतरिक व्यापार होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या है। कह रहा है कि एक मार्क, क्या बोला है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, उपभोग वस्तु के लिए, सेवा वस्तु के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के लिए। तो देखिए एक मार्क जो होता है, जो एक मार्क चिन्ह होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को अगर डिनोट करना होगा तो एक मार्ग चिन्ह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो 2018 में यह हुआ था, तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बताइए 125वां, 124वां, 129वां और 130वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 130वां रैंक मिला था उसको। कितना, 130वां रैंक। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बहुविकल्पीय 20 में 20 नंबर क्लियर हमने करा दिया, उसको आप लोगों को प्रैक्टिस जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय। ठीक है, चलिए इसको साइड करते हैं। ये देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लघु उत्तरीय। अब यहाँ से देखेंगे 4 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे। पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में यह प्रश्न लगातार पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो इस बार भी प्रश्न आएगा। क्या है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण बताइए। कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था
तो असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे? तो देखिए उत्तर में पहला कारण लिखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान, जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय की बात हो रही है कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े। जो भारत के सैनिक थे वो ब्रिटिश से क्या हुए, लड़े, सब लड़ाई किए। भारतीय समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी दे सकती थी। ठीक है, तो आज़ाद उस समय जो भारत था वो गुलाम था, तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही ब्रिटिश से अगर हम लोग युद्ध करते हैं, हम ब्रिटिश से जीत जाते हैं, तो ब्रिटिश जो है वह आज़ादी दिला सकता है भारत को। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन जीतने के बावजूद भी ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। कह रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इतना पैसा उसमें खर्च हो गया, लगभग 10 अरब से पार पैसा खर्च हो गया, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए वहां पे कीमतों की वृद्धि कर दी गई। और कीमतों की वृद्धि करने पे किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे वृद्धि कर दी गई कीमतों में, ठीक है, तो कृषि उत्पादों के लिए यहाँ पे उन लोगों को आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसके बाद यह हुआ कि लोगों में जो ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी, ब्रिटिश सरकार ने उतना सुविधा दिया नहीं, तो बहुत सारे लोग उस पर नाराज थे ब्रिटिश सरकार पे। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण यह है कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव ने असहयोग आंदोलन के प्रेरित किया। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन होने के पहले ही आप लोगों का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन हो गए थे, और जैसे हुआ तो उससे बहुत लोग सहानुभूति मिली और उन्होंने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण थे उसके, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बहुत सरल शब्दों में हमने लिखा है कि ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो पाएगा। तो यह प्रश्न आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, 16 में 17, 18, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न हर बार आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, हर बार एग्जामिनर देता है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ कब हुआ और कैसे हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। कह रहा है कि जो राष्ट्र के प्रति भावना था वो जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनमें काफी व्याप्त थी। ठीक है, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था। कह रहा है कि 1848 में जर्मन के जो अलग अलग संघ के लोग थे, अलग अलग इलाका था, उनको सभी को इकट्ठा कर कर उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लेकिन मगर इस पहल को जो राजशाही बड़े लोग थे और फौज थी बड़े संख्या में, उनकी ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, कह रहा है लेकिन इस पहल को, ठीक है, राजशाही जो बड़े बड़े लोग थे और जो उनकी बड़ी ताकत में फौज थी, वो सभी मिलकर इनकी बातों को दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जो प्रशा के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद यह हुआ कि उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका मुख्यमंत्री किनको बनाया गया, तो ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने क्या किया था कि प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद लिया। ठीक है, और 7 वर्ष के दौरान उसने क्या किया, देखिए ऑटो वन बिस्मार्क की बात हो रही है। फिर 7 वर्ष के दौरान उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को और डेनमार्क को और फ्रांस को, ठीक है, 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई, मतलब तीनों युद्ध उसने क्या किया, जीत लिया, और एकीकरण की प्रक्रिया हुई पूरी। जनवरी 1871 में वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, पूरी हुई। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया, और ये प्रश्न को तैयार करके आप लोगों को जाना है किसी कीमत पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज चलिए देखिए अगला प्रश्न जो कि आप लोगों को याद करके जाना है, ये वाला प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है। 19 में, 20 में, 21 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पहले क्या है ये देखिए। प्रश्न यह है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है।
तो हम लोग जानेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क था, कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध है। लिखेंगे पहले कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप व का प्रभावशाली नेता भी था। अब इसका बात समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था वो तो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर भी था, और प्रथम चांसलर होने के साथ साथ जो तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। ऑटो वन बिस्मार्क की सबसे ज्यादा भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी, और 1871 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। और इसी तरह 1890 में उसने अपने पद से क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी ऑटो वन बिस्मार्क की, और वो किस लिए फेमस हुआ था ये भी हमने अच्छे तरीके से इसमें लिख लिया है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम उसका हुआ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसकी मतलब 3 बार 4 बार जितना हो सके उतनी बार इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट, और लिखेंगे इसमें कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीय पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जा सकता था। देखिए, रोलेट एक्ट बहुत खतरनाक था। रोलेट एक्ट के अंतर्गत ये चीज होती थी कि कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में पारित हुआ। और चीज ये थी कि किसी को अगर शंका हो गया कि हाँ इसने ये काम किया होगा, तो शंका के आधार पे उसको उठा के ले जाकर और यहाँ पे कितने साल के लिए, देखिए 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत। इसका परिणाम डालेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ। तो देखिए, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। परिणाम उसका यह हुआ कि अंग्रेजों ने जो राष्ट्रवादियों पर जो कड़ी से कड़ी समर्थन चालू कर दिया, और कह रहा कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लागू मतलब ये चीज होता है कि बहुत अधिक वहां पे आप लोगों को बहुत अधिक शासन आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये परिणाम में लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि विरोध इसका कैसे किया जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट का। तो देखिए विरोध कैसे किया गया कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे, पहला तो यह था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, मतलब अलग अलग शहर में जुलूस निकाले गए, उसका आयोजन किया गया इसको बंद करने के लिए, रॉलेट एक्ट को। इसके बाद रेलवे वर्कशॉप में लगा कामगार हड़ताल पर चले गए, जो रेलवे के कर्मचारी थे वो सभी हड़ताल पे चले गए। ठीक है, इस तरह इसको रोका गया। तीसरा ये था कि कई शहरों में तो दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बहुत सारे दुकान शहरों में तो सभी लोग अपना दुकान बंद कर इसका विरोध जताया। तो ये कुछ कारण थे जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट को विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस तरह का विरोध किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ये प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो, जितना हो सके उतना इस प्रश्न की प्रैक्टिस करो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी प्रैक्टिस करके ही जानी आप लोगों को। देखिए 14 में, 15 में, 17, 18, 19, 20, 22, कहाँ कोई गैप ही किया, लगातार ये प्रश्न देता है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 1929 की जो महामंदी हुई उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा। तो लिखेंगे कि देखिए वैश्विक मंदी 1929 ने भारतीय राज्य व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। कह रहा है कि 1929 में जो महामंदी हुई थी वो भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत प्रभाव डाला। और 1928 से लेकर 1934 ईस्वी के बीच भारत के जो व्यापार मतलब आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। बताइए, गेहूं की कीमत 50% गिर गई, समझ लीजिए। एक और जहां कृषि उत्पादनों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। देखिए वहां पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक तो वहां पे
ये चीज हुआ कि कृषि उत्पादों की कीमत बहुत नीचे गिर गई। उसी प्रकार यहाँ पे एक चीज और घटा कि सरकार ने लगान देने से मना कर दिया कि नहीं भाई अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार को मालूम था कि मैं पैसा दूंगा तो मेरा फालतू में पैसा जाएगा, क्योंकि लोग कमाएंगे नहीं तो भरेंगे कहाँ से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। कह रहा है कि विश्व जो व्यापार करने वाले लोग थे, तो व्यापार करने वाले लोगों को जो आर्थिक मंदी आई थी, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को नुकसान देखने को पड़ा। कह रहा है कि टाट का निर्यात बंद होने से, मतलब नमक का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। बताइए, मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। कह रहा है कि कह रहा है कि मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत जो था वो कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। तो यह था प्रभाव कि 1929 की महामंदी पर प्रभाव क्या पड़ा भारत पे। हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि हमने बहुत सारे लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, इसको नोट कर लो। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप हेडिंग डालेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर के लिए आएगा तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन प्रश्न देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। 13 में, 15 में, 17 में, 22 में और 19 में, 22 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखा। 100% देता है लास्ट में, जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 6 नंबर के लिए, उसमें बोलता है कि महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह हुआ था उस पर एक निबंध लिखिए। देखिए सत्याग्रह 3 हुआ था, एक चंपारण सत्याग्रह, एक खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद सत्याग्रह। तो सत्याग्रह तीनों हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चंपारण सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ था, और लिखेंगे इसमें कि चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदारियों द्वारा निश्चित दरों से बेचना पड़ता था। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि नील की जो खेती करने वाले किसान थे, ठीक है, उन्हें बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज की जिम्मेदारियों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था, मतलब कम रेट पे बेचना था। जितना उन लोगों का रेट था उतना नहीं बेच पा रहे थे, दबाव इतना था कि उतना बेच नहीं पाएंगे, उससे कम ही बेचते थे। लेकिन देखिए चंपारण के किसानों ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुन रखा था। जो भी वहाँ के किसान थे चंपारण के, तो उसने कहीं ना कहीं से गांधी जी के जो सत्याग्रह के बारे में सुना था सभी किसान, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को आमंत्रित किया। और वहाँ के किसान लोग जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को इनविटेशन किया कि आप यहाँ पे आइए। और जैसे ही महात्मा गांधी वहाँ पे आए तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और महादेवी देसाई के साथ चंपारण पहुँचे, मतलब इतने लोगों के साथ चंपारण पहुँचे। और यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। सरकार गांधी जी से कार्रवाई से घबरा गई। ठीक है, कह रहा है कि सरकार जो थी वो गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई, क्योंकि गांधी जी ने वहाँ पे कार्रवाई कर दिया था। ठीक है, और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, तो जो उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश दिया सरकार ने, ठीक है, कि ऐसा कीजिएगा गांधी जी यहाँ से आप जाइए। ठीक है, परंतु गांधी जी ने आदेश को अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी किया, मतलब जारी रखा। उसने उन लोगों की बात मानी ही नहीं गांधी जी। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि वहाँ पे जो जनता का इतना गुस्सा था कि उसको देखने के बाद सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का सदस्य बनाया गया और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। और इस प्रकार चंपारण में, ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। यहाँ पे लिखेंगे कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। तो सब मालूम चल गया ना आप लोगों को कि यहाँ पे नील की खेती वाले लोगों को बहुत सताया जा रहा था, उनको कर नहीं दिया जाता था, ज़्यादा वसूली की जाती थी। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में सुना था। गांधी जी को कॉल करके बुलाया गया। गांधी जी जैसे ही वहाँ पे आए, उन लोगों की स्थिति देखें तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत यहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया। सरकार ने उनको, गांधी जी को
वहाँ से उन्होंने कहा कि गांधी जी को ऐसा कीजिए कि आप चंपारण से जाइए, लेकिन जनता की भीड़ इतना आक्रोशित थी कि सरकार को वहाँ से वो सब कुछ उन लोगों का मांग वो पूरा करना पड़ा। ठीक है, और यह जाके प्रक्रिया पूरी हुई इस चंपारण सत्याग्रह की। अब दूसरा देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में किया था उन्होंने। अब खेड़ा सत्याग्रह किसके रिलेटेड था, लिखेंगे खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है। किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह का निश्चय किया। मतलब वहां पे भी किसान के ही रिलेटेड बात हुई थी, वहां पे किसान की दयनीय स्थिति थी, उनको देखकर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया था। आगे देखिए लिखेंगे कि खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। कह रहा है कि खेड़ा के किसान जो थे वो भूमि कर देते थे, तो भूमि कर देने से मना कर दिया। और सरकार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा। जो ब्रिटिश सरकार थी आखिरकार किसानों के आगे वो झुकी। ठीक है, और यह निर्णय लिया कि जो किसान कर देने की छूट प्रदान कर दी गई है, फिर उन्होंने यह कहा कि ऐसा है कि कर देने की छूट उन्होंने माफ कर दिया, मतलब कम कर दिया। इसके बाद यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उसी के लिए आंदोलन चलाया गया था। सब कुछ ठीक हो गया तो समाप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय को एक नया मार्ग मिल गया। मतलब इसके आगे राष्ट्रीय को अगर देखा जाए तो उसके आगे एक अच्छा मार्ग मिल गया, उन लोगों का रास्ता मिल गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफी लाभ हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होते गए। तो ये तो खेड़ा आंदोलन था। और लास्ट हम देखने वाले अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि ये भी आप लोगों का उसी सन में हुआ था, 1918 में ही हुआ था। देखिए लिखेंगे इसमें हम लोग कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों, ये मालिक लिखा है, कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया, मतलब विवाद हो गया उन लोगों में। मजदूर जो थे अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रसारत थे। मतलब मजदूर वहाँ के जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वेतन में हम लोगों की वृद्धि कीजिए, बहुत कम हम लोगों का वेतन है। फिर कह रहा है कि मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की गई। मतलब कि उन्होंने जैसे किसान इन्होंने अपना मांग किया, लेकिन वो लोगों ने वहां पे क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर आएंगे गांधी जी। फिर लिखेंगे कि गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया। मतलब गांधी जी आकर वहां से जितने भी किसान थे उन सभी को एक सुझाव दिया और वे अपनी मांग को पूरा करवाने के हिंसा का आश्रय न लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपनी मांग जो आप पूरा करवाना चाहते हो तो उसको आप क्रोधित न होइए। ठीक है, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांगे के लिए आमरण अनशन, देखिए नाम याद कर लीजिएगा, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उसकी मांगों को स्वीकार कर दिया। जैसे ही 4 दिन उन्होंने, गांधी जी अपने वहां पे कुछ लोगों को लेकर हड़ताल पर बैठे, तो वहां के जो मिल के मालिक थे उन्हें उनकी मांगों को स्वीकार कर दिया और हड़ताल समाप्त हो गई। और गांधी जी ने जनता को एक संदेश दिया, क्या दिया, कि अहिंसावादी आंदोलनों के द्वारा हम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी का राजनीति में अनोखा अहिंसक प्रयोग था। मतलब कह रहे हैं कि जो कोई भी अगर युद्ध हो रहा है, चाहे कोई भी राजनीति हो रही है, तो उसमें आप गुस्सा ना कीजिए, आराम से उसको सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और वहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैं आप लोगों को कराया हूँ। दीर्घ उत्तरीय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बार लिखना है उतना बार लिखो, उसको याद कर लो। तो मेरे प्यारा विद्यार्थियों, बताइए इतना क्यों रहने देते हैं, और इस प्रश्न को लिखने में टाइम भी तो लगेगा आप लोगों को, तो लिखिएगा अच्छे तरीके से। एक बार लिखेंगे तब याद हो जाएगा, एक बार अपने से याद करोगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई लॉन्ग इंपॉर्टेंट लिख रहे हो ना, क्वेश्चन याद कर रहे हो, तो लिख लिख कर याद करो। लिख लिख से याद करने में यह होगा कि राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और प्लस जो चीज़ लिख के याद की जाती है वो कभी भूलता नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस तरह आप लोग पढ़िए, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग इस बार 95% 100% आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।